न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यासीन मलिक के हवाले से, जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक जो टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद हैं की और सजा काट रहे हैं, को जम्मू के खुसूसी अदालत में आज वर्चुअली तौर पर पेश किया। जो चार IAF अफसरान के कत्ल के मामले को लेकर उन पर जो है मुकदमा चल रहा है। इस सिलसिले में आज CBI की खुसूसी अदालत में आज उन्हें वर्चुअली तौर पर पेश किया। और जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इस पर जो समाअत हुई और समाअत के दौरान अब अगली तारीख जो है वो 22 दिसंबर को है। आपको बताते चले कि यासीन मलिक जो पहले ही टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जम्मू की खुसूसी अदालत में वर्चुअली तौर पर चार IAF अफसरान के कत्ल के इल्जाम में उसे पेश हुए और साथ ही साथ अब उसकी अगली समाअत 22 दिसंबर को तय की गई है। अदालत ने 20 सितंबर को यासीन मलिक को अदालत में जाती तौर पर पेश होने के लिए वारंट जारी किया था। अदालत ने यासीन मलिक से जाती तौर पर भारतीय फिजाए के 4 एहलकारों के कत्ल और रुबिया सईद के अगवा के मामले में गवाहों से जरा करने के लिए जाती तौर पर हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। वहीं तिहाड़ जेल हुकाम ने मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि यासीन मलिक को जाती तौर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पे है। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? यासीन मलिक को आज जो है वर्चुअली तौर पर पेश होना था। जो 4 IAF अफसरान के कत्ल का मामला, उन पर जो मुकदमा चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल जनाब, ये स्पेशल कोर्ट जो जम्मू के अंदर है वहाँ पर चार्जशीट जो थे वो फ्रेम किए गए थे और उसी चार्जशीट फ्रेम के दौरान ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह ममनुआ तंजीम जो है उनके सरबराह यासीन मलिक और उनके साथ कुछ और लोगों के नाम उसमें आए थे, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों को रावलपुरा के मकाम जो श्रीनगर के मजाफात का इलाका है 25 जनवरी 1990 में मार दिया गया था, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी है। और इसी केस की समाअत जो थी वो चल रही थी। चार्जशीट CBI की तरफ से टाडा अदालत के अंदर पेश किया गया था अगस्त 31 1990 में और तब से लेकर लगातार ये मामला जो था वो चल रहा था। और ये मामला फिलहाल चूंकि यासीन मलिक अब जेल के अंदर भी है, NIA ने जो केस दर्ज किया था उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें उन पर इल्जाम साबित हुआ और खुद उन्होंने कुछ चीजें कबूल की, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। और यह दूसरा मामला है जिसको लेकर समाअत जम्मू के अंदर चल रही है और तीसरा मामला उनका रुबिया सईद वाला मामला है जो अलग से चल रहा है। लेकिन आज की समाअत के दौरान भी इस बात की वजाहत हुई है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है ये इंतहाई संगीन मामला है, मुल्क के खिलाफ बगावत वाला मामला है। लेकिन इस पूरे जरा के दौरान फिलहाल खबर यह है कि इस केस की अगली तारीख जो है वो 22 तारीख कर दी गई है। अगली मुकर्रर डेट जो होगी वो 22 दिसंबर होगी, जिस दिन दोबारा इस पूरे मामले पर जो है वो पेशी होगी और आगे बढ़ाया जाएगा। इधर CBI जराया के मुताबिक और अदालती जराया जो है उनका मानना है कि बहुत नियर टू क्लोज ये केस आ गया है और किसी भी वक्त अदालत जो है वो इस बड़े मामले पर भी, जिसमें रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर जो है और उनके 3 साथी और थे, उनकी हलाकत हुई थी, उन पर कातलाना हमला हुआ था, जिसके बाद वो दम तोड़ बैठे थे, उस पर किसी भी वक्त फैसला जो है वो आ सकता है। इशफाक, जरा ये भी बताएगा क्या आज यासीन मलिक को वर्चुअली तौर पर जो है पेश होने के हवाले से उसे पेश किया गया? आज अदालत में जाए आज सुनवाई हो रही थी।
देखिए, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट ने पहले भी एक वारंट ऑफ प्रोसीजर जारी किया था जिसमें ये कहा गया था उन्हें पेश किया जाए जी रुबिया सईद वाले मामले वाले केस में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दाखिला वजारत ने और तिहाड़ जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी रीजन और दीगर चीज़ों का हवाला दिया और फिर ये कहा कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अरेंजमेंट्स किए हैं वर्चुअली कैदियों को अब अदालतों में अंदर पेश होने के, उसके तहत ये आ सकते हैं। तो उसमें वो आए, थोड़ी देर के लिए वो ज़रूर स्क्रीन पर दिखे हैं, लेकिन इब्तिदाई खबरें जो हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि आज पूरा प्रोसीजर जो है वो CBI की तरफ से ही सामने रखा गया और यासीन सिर्फ सुनते रहे और 22 तारीख की डेट इसमें लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, तो थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तफसीलात फराम करे थे यासीन मलिक के मामले के हवाले से, जहाँ 4 IAF अफसरान की खलाकत के मामले पर जो मुकदमा चल रहा था उस पर आज CBI की खुसूसी अदालत के अंदर सुनवाई हुई थी और इस सिलसिले में अब 22 दिसंबर को अगली समाअत हुई और माना जाता है कि ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इस पर कभी भी अब फैसला सुनाया जा सकता है। बढ़ते आगे बात जरा सांबा की करते, जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में आज सुबह SOG और CRPF ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ज़राए का कहना है कि सरहद के नज़दीक मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद CRPF की 38वीं बटालियन और SOG ने रामगढ़ के आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं रामगढ़ से ऋषि खजूरिया। जिला के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में आज सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें SOG, BSF और CRPF की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जिस तरह से कल रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो BSF ने पकड़ा, जो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, और इस घुसपैठ के प्रयास को कल BSF ने जो वो विफल किया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि कल जब ये घुसपैठ का प्रयास BSF की तरफ से विफल किया गया, पाक इंट्रूडर को पकड़ा गया, उससे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं काफी पॉसिबिलिटीज हो जाती है हथियारों की ड्रॉपिंग की या नशे की खेप की ड्रॉपिंग की, जिसको लेकर लगातार इस पाकिस्तानी इंट्रूडर से पूछताछ हमारी एजेंसियां लगातार कर रही हैं। लेकिन उसी के चलते जो कल भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया पूरे इलाके में, जो खासतौर पर एसएमपुरा इलाका जहां पर ये घुसपैठ का प्रयास विफल किया BSF ने, वो तमाम सटे इलाके IB से वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आज भी लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या कुछ इसकी डिटेल सामने आएगी इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो LOC पर अब बर्फबारी हो रही है, आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होगी। लेकिन अब जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं वो घुसपैठ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सहारा लेंगे, यानी IB से वो यहां से घुसपैठ करने की कोशिशें करेंगे, जिसको लेकर BSF पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है और वो पाकिस्तान यानी दुश्मन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और अगर इस तरह की कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान करेगा तो BSF उसे किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी, ये BSF अच्छी तरह से जानती है। लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से कि एक बार फिर से आज दोबारा सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लॉन्च किया गया है। तमाम इलाके खंगाले जा रहे हैं कि कहीं कोई ड्रॉपिंग हथियारों की या नशे की खेप की ना हो, जिसको लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर तैनात है, जिसमें BSF, CRPF और SOG की टीमें शामिल है जो सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही हैं। और क्या कुछ इसमें रिकवरी है, डिटेल सामने आती है, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। बड़ी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की डिसिप्लिनरी कमेटी ने 3 वकला मियां अब्दुल क़य्यूम, नज़ीर रोंगा और गुलाम नबी ठोकर उर्फ शाहीन को एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत पेशेवराना और दीगर बद इंतजामी का इर्तिकाब करने पर नोटिस जारी किया है। कमेटी ने वकला से कहा है कि वो 17 दिसंबर 2022 को इसके सामने पेश हो। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से की गई तफसीली तहकीकात की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई के लिए तीनों वकला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया था कि मियां अब्दुल क़य्यूम मुल्क दुश्मन और इलाहदगी पसंद मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि इसने पूरी वादी कश्मीर में हड़ताल कालों और एहतजाजी मुजाहरों की हिमायत में अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 1990 में अब्दुल क़य्यूम खुलकर इलाहदगी पसंद तहरीक की हिमायत में सामने आए और श्रीनगर में UNMOGIP हेडक्वार्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक जुज़ बनाने और बार एसोसिएशन के आइन का मसवदा तैयार करने के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि गुलाम नबी ठोकर उर्फ शाहीन इलाहदगी पसंद
अनसर के तौर पर जाना जाता है। फरवरी 2009 में गुलाम नबी ठोकर उर्फ शाहीन ने एक सेमिनार में खिताब करते हुए खुद साख्ता इल्हादगी पसंद क़यादत से कहा कि वो अपने इख्तिलाफात को दूर करे और जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया से अलग करने के लिए मुत्तहिद होकर लड़े। इसी तरह तफ्तीशकारों ने एडवोकेट नज़ीर रोंगा की गलतियों का पता लगाया है। नज़ीर रोंगा ने खुलेआम दहशतगर्दों के तई हमदर्दी का इजहार किया और कार्रवाइयों में मुलविस अफराद का दिफा किया। 2008 के दौरान अमरनाथ यात्रा बोर्ड जमीन की मुंतकिली के तनाज़े के दौरान रोंगा ने लोगों को मुश्तिल करने में एक फाल किरदार अदा किया। इस सिलसिले में तहकीकाती रिपोर्ट में ये पूरा खुलासा किया गया है। जनूब मगरबी दिल्ली के पालम थाना इलाके में एक ही खानदान के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घर में मौजूद वालिद, वालिदा, बहन और दादी का कत्ल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। इतलात के मुताबिक एक लड़के जिन्होंने अपने वालिदैन, एक बहन और दादी का कत्ल किया है, जिनकी शिनाख्त दिनेश कुमार मुलजिम के वालिद हैं, दर्शन सैनी जो मुलजिम की वालिदा, अरवशी मुलजिम की बहन और दिवानु देवी मुलजिम की दादी के तौर पर हुई हैं। पुलिस को गुज़श्ता रात इस वारदात की इतला मौसूल हुई थी। इतलात के मुताबिक इन चारों को चाकू से मार दिया गया है। अभी कहा गया है कि मुलजिम लड़का जो है मंशियात का आदी है और अभी हाल ही में ड्रग्स एडिक्शन सेंटर से बाहर आया था। इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम का नाम केशव बताया जा रहा है। कत्ल की वजह क्या थी, इस बारे में फिलहाल कोई इंकिशाफ नहीं हुआ। ताम पुलिस की टीम ने मुसलसल पूछगछ कर रही है। इस मामले के मुलजिम के साथ ही इसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछगछ की जा रही है। करते हैं बट अंदर से फिर मेरे कजन ब्रदर की आवाज आती है कि क्या कर रहे हो। मैं कहा मेरे को चिल्लाने की आवाज आई थी, क्या हो रहा है अंदर, गेट खोल देखना है हमें। लेकिन वो कहता है हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। मगर हमारी भी सेम फैमिली है, सेम फैमिली मैटर है, गेट खोल देखना है मुझे क्या चल रहा है अंदर। वो कहता है तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, तुम नीचे निकलो। उसके बाद मैं पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ। ताऊजी मेरे बगल वाले घर में ही रहते हैं, ताऊजी को फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ताऊजी और पुलिस वाले सब आते हैं, हम सारे एक साथ ऊपर जाते हैं और गेट तोड़ के खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में ही मेरे को आवाज़ आती है धड़ाम से गिरने की कुछ, तो मैं नीचे की तरफ भागता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ कि मेरा कज़न ब्रदर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले करता हूँ। ये आए कि पता नहीं पहले रोने की आवाज़ आ रही थी और अब रोने की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल चुपचाप हो रहा है। मैं गेट बजा के आया तो पहले ये आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ, और टीवी की आवाज़ आ रही, तेज आवाज़ कर दी और टीवी की, और आवाज़ नहीं आ रही रोने की कुछ भी। एक बार चलो आप, तो हमने सोचा कुछ कर दिया होगा, लड़का नशा करता, कुछ कर दिया उसने। तो हम गए गेट खोलने के लिए तो गेट नहीं खोला उसने। ऊपर की भी कुंडी लगा रखी थी, साइड की भी लगा रखी थी, और सोफा डाल रखा था, भारी सोफा वहाँ डाल दिया जैसे कि कोई आए ना और अंदर से भी कोई ना जाए। मतलब इसने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी तैयारी कर रखी थी। आप क्या लगता है? मैं हुआ शुरू से ऐसे ही ऐसा ही होता है। लेकिन तो नाजरीन, सीधा हमको ढोड़ा लिए चलते हैं जहां पर सफाई कर्मचारी अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके जो भी मुतालबात हैं गुज़िश्ता कई दिनों से वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे भी जो है वसीम गुत्तू इस वक्त मौजूद है, उनके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखते हैं। देखिए, इलेक्शन में वादे किए जाते हैं तो आपके साथ वादे किए जाते हैं, फिर वही तस्वीरें वही हालात फिर देखने को मिलते हैं, फिर आप सड़कों पे आ जाते हैं। चाहे आप पीएचई डेली वेजेस की बात करें, आपकी बात करें। सर, वादे तो हमारे सब बहुत किए गए हैं कि हाँ जी आप हमें वोट दीजिए, हम आपका मसला हल कर देंगे, मगर ये झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं। इसलिए मजबूरन जब हमारे ऊपर इतना जुल्म हो जाता है तो इसलिए हम सड़क पे। थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पहले कितनी सैलरी आप लेते थे, उसके बाद जो एलजी साहब ने आपकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ाई थी, वो कितनी बढ़ाई थी और कितना फायदा उससे हुआ आपको? पहले हमारी थी 4500, उसके बाद हमने हड़ताली की 1750 हमने तनख्वाह की है। उसके बाद फिर हमने लड़ाई झगड़ा किया है इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो फिर इनने अब 9000 पे, इस वक्त प्रेजेंट हम 9000 पे तनख्वाह। तो क्या 9000 से घर का सर्कल चलता है? 9000 में सर आप बखूबी जानते हैं कि 9000 में कहाँ घर, अगर कोई गेस्ट ऑफिसर भी होगा तो उसको भी अगर हम बोल देंगे वो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला, अगर उसको भी बोल देंगे कि हम सिर्फ आप 9000 से अपना घर चलाएं। अगर आपकी जेन्युइन डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, अगला कदम क्या होगा? सर, ये आंदोलन तो आप पता ही जाएगा, क्योंकि इसमें आप जम्मू नहीं है, चनाबेली नहीं है, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर जो कि सड़कों पे उतर, सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतर गए हैं। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैं चनाबेली सफाई कर्मचारी का चेयरमैन। देखिए, बड़ा एक अहम सवाल है, जिस तरह से आप
अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे हैं, कल से आप स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से आपकी और सरकार की लड़ाई है, इसमें जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? इस हवाले से आप इसको भी जानते हैं, 2014 से हम सड़कों पर ही हैं, भूखमारी से मर रहे हैं हम। घर में एक टाइम का खाना अगर बनता है तो दूसरे टाइम का नहीं बनता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें जरूरत पड़ी यहाँ से पैदल मार्च हम जम्मू से हम दिल्ली भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने बीवी बच्चे को लेकर हम चलेंगे इस वक्त। क्योंकि 2014 में जैसे हमने पैदल मार्च किया था तो उस वक्त तो हम अकेले निकले थे, मगर अब हम बीवी बच्चे लेकर निकलेंगे। ऐसे भी तो हम मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, स्कूलों से हमारे बच्चे निकाला जाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही करते हैं, हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। और ये सफाई कर्मचारी वो पोस्ट है, इसको केजल लेबर यहाँ टेलीविजन की पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, इसकी पोस्ट परमिट पोस्ट होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर रोड पे एक जगह गांद पड़ती है वो देनी पड़ेगी, वो जरूरतमंद जैसे जिस तरह से हड़ताल पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा? मैं लोगों से डोडा वासियों कि हमारा साथ दीजिए, नहीं उठाने वाले आदमी। हाँ, हम आपकी बीमारी दूर करने वाले आदमी हैं। हाँ, हम सुबह 4 बजे आकर अपने अपने इलाकों में काम करते हैं, आप सोए होते हो। उस मतलब से कि हमारा दिली जान से हमें साथ दीजिए, क्योंकि ये गरीब केजल लेबर ने तो ऐसे ही मारा जाएगा। और ऐसा वक्त आएगा कि हमारी कौम का कोई भी सफाई कर्मचारी में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, कोविड में जिस तरह से फ्रंट लाइन पे आपने काम किया था, तब किस तरह का भरोसा, किस तरह के वादे आपसे किए? उस वक्त हमने वादे किए कि हमने जो स्ट्राइक की थी, हमसे ये वादे किए कि आपको काम कीजिए, 2-3 महीने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा और आपकी वेतन बढ़ाई जाएगी। हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर ड्यूटी बनी है इस वक्त जाओ लद्दाख में डबल रेट दे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? कि जम्मू कश्मीर की सफाई कर्मचारियों के साथ कैसी दुश्मनी है ये सफाई कर्मचारी की। हम मुलाजिम 15-16 मुलाजिम हैं हम, ये परमिट नहीं हो सकते हैं। एलजी साहब को क्या अपील करेंगे? हम मैं एलजी साहब को अपील डोडा के सफाई कर्मचारी लगातार एहतजाज कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और साथ ही साथ उनके माहाना उजरत में इजाफा किया जाए। उनका मानना है कि आज महंगाई का दौर है और महंगाई में जो उनके माहाना उजरत मिलती हैं उससे उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार मुश्किलात के शिकार हैं और सड़कों पर एहतजाज करने पर भी वो मजबूर हो रहे हैं। उनका मानना है कि वो सुबह सवेरे काम पर निकलते हैं और उसके साथ साथ ही अगर वो तंदीद से अपने मुतालबात को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो एहतजाज कर रहे हो और इंतज़ामी की जानिब से उन्हें यकीन दहानी भी की गई हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। साथ मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल भी हमने देखा है कि गुलमर्ग टंगमर्ग के अंदर सफाई कर्मचारियों का एहतजाज है। उन्होंने 3 दिन के लिए एहतजाज की कॉल दी है। कल उनका पहला दिन था और आज दूसरे दिन भी उनका मांगे हैं। उनकी मांगे जो है वो तो मुस्तकिल होने की मांग है उनकी, और साथ ही साथ माहाना तनख्वाह में इजाफे को लेकर वो मांग कर रहे हैं और लगातार उन्होंने अब 3 दिनों के एहतजाज की कॉल दी है। कल उनका पहला दिन और आज भी दूसरे दिन वो एहतजाज पर जा रहे हैं।
नाजरीन, सीधा हम जनूबी कश्मीर के शोपियां चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद जो इस वक्त वहां पर एक इलाका है जहां पर साल 2016 में एक टावर नस्ब किया गया था, लेकिन इसकी देख रेख के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके लिए अब वहां पर जो आसपास के लोग, रिहायश पजीर लोग हैं, उनके लिए वो खतरा बना हुआ है। जिला शोपियान के बनगाम हिंदू मोहल्ला में, जी हाँ बिल्कुल, 2005 में यहाँ पे जीटीएल कंपनी ने एक टावर इंस्टॉल किया था और 2005 से लेकर 2016 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चल रहा था और 2016 के बाद ही जो है इस टावर की देखभाल कोई नहीं करता है और ये बिल्कुल ये डिफंग पड़ा हुआ है। और जबकि हमने इस ज़मन में जब हमने लोकलों से बात किया और इनके आसपास जो घर है उनके साथ हमने बात किया, उनका कहना है बिल्कुल ये टावर जो है डिफंग पड़ा हुआ है और कहीं भी मतलब कभी भी ये गिर सकता है और कभी भी जो है जाने जा सकती है। और जब इस ज़मन में हम जब यहाँ पे आए, हमने जब देखा और ये टावर बिल्कुल डिफंग पड़ा हुआ है और आप देख सकते हो ये जनरेटर है, बिल्कुल 2016 से अभी तक जो है ये डिफंग पड़ा हुआ है और ये टावर है बिल्कुल डिफंग पड़ा है और इसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, जो टावर की बेस है, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको किस तरह का यहाँ का बिल्कुल डैमेज हो चुका है इस टावर का। और आप साफ तौर से देख सकते हो बिल्कुल 2016 से ना तो यहाँ का ना तो कोई डिपार्टमेंट की जानिब से कोई शख्स यहाँ आया है और आप देख सकते हो बिल्कुल इसकी जो बेस है वो उखड़ हो चुकी है और ये जो मशीनरी आप देख रहे हो, ये मशीनरी बिल्कुल इसमें जो है जंग लगा हुआ है, आप साफ तौर से यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल जंग लगा हुआ है। 2016 से अभी तक जो है कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आया है और जबकि इस मकान मालिक ने नोटिस भी भेजी थी, हालांकि उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। और इस ज़मन में जब हमने इनसे बात की और उनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ के जो आसपास के घर वो हमें जो है रोज आते हैं, रोज ये कहते हैं कि हमें जनाब इस टावर से खतरा है। क्या है पूरी जानकारी, इसी से हम जाने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज चैनल में। सबसे पहले मुझे बताइए क्या 2005 से लेकर 2016 तक ये जो ठीक चला उसके बाद क्या हुआ है? पहले हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप यहाँ आए, जो हमारे ये हमसाए यहाँ पे है वो भी आपके पास आए, आपने खुद भी देखा है कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो हमारे पास भी आ रहे हैं, रोज हर रोज आ रहे हैं कि हमें इस टावर से खतरा लाहक है। लाहक खतरा इसलिए है क्योंकि 2016 से इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, न कोई ऑप्शन आता है, न कोई अन ऑप्शन आता है यहाँ पे कि न इसकी देख रेख होती है। तो इस सिलसिले में आप खुद देख लीजिए कि ये टावर किसी भी वक्त गिर सकता है। अगरचे जीटीएल कंपनी जो एयरसेल को प्रोवाइड कर रही थी ये अपने ये इस फैसिलिटी से, ये टावर जो था ये जीटीएल का टावर था, ये एयरसेल नामी जो कंपनी यहाँ थी, मोबाइल कंपनी, ये इनको फैसिलिटेट करती थी। मगर 2016 के बाद जब एयरसेल भी बंद हो गया तो न जाने ये लोग भी गायब हो गए, ऐसे ही छोड़ दिया। एक बात ये है। दूसरा जो कानूनी पॉइंट जो है, इनका एग्रीमेंट 2022 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो कानून के हिसाब से ये इसको वाइंड अप भी नहीं करते हैं क्योंकि जब इनको पता ही नहीं, मैं बार बार इनको फ़ोन भी करता हूं क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। फिर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला गया, यहाँ हमारे तहसीलदार साहब है, उसको मैंने एप्लीकेशन दी और ये एग्रीमेंट भी दिखाया जो कोर्ट एग्रीमेंट उन्होंने मेरे साथ किया है। तो उन्होंने एक बार उनको नोटिस भेज दी तो उनका कोई जवाब नहीं आया, फिर दूसरी बार दूसरी नोटिस भी दे दी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह है उनकी वो नोटिस है सर, ये देखिए ये उनको सर्व किया गया मगर कोई जवाब नहीं मिला इससे। तो ये मैंने प्रोसेस शुरू की 2021 से ही, जब मेरे हमसाए यहाँ आते हैं कि इसमें परेशानी। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, फेसबुक के बाद अब गूगल की भी बड़ी तैयारियां जोरों पर है। फेसबुक के साथ साथ अब गूगल भी 10,000 मुलाजमीन की हो सकती हैं जल्दी छुट्टी। गूगल की जानिब से इस हवाले से एक तैयारियां जारी है। मुलाजमीन की कारकर्दगी की रिपोर्ट तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट के बाद ही करीब 10,000 मुलाजमीन की छुट्टी हो सकती है। फेसबुक और साथ ही साथ जो मीटो के जो दूसरे जो फेसबुक के बाद अब गूगल की भी बड़ी तैयारियां जो की जा रही हैं। अब जिस तरह से फेसबुक की जानिब से मुलाजमीन को निकाल दिया गया, उनकी छुट्टी की गई है, अब गूगल भी 10,000 मुलाजमीन को फारिग कर सकता है और इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुलाजमीन की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फेसबुक और मीटो ने भी कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया और अब गूगल भी
करीब 10,000 मुलाजमीन को फारिग कर सकता है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।